हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का अध्याय 5 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ठीक है, इन सब के बारे में जो है हम अच्छे से डिटेल में इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और फोर्थ चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है उन्हें जाकर पहले देख लें मेरे चैनल पर। और बाकी जो हमने पढ़ा दिया है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ को अच्छे से डिफाइन करके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सारा चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इससे जो है पहले आप उन चैप्टर को भी अच्छे से समझें ताकि ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, यानी कि किस तरह से एक राज्य जो है अच्छे मुकाम पर पहुंचा और एक किस तरह से जो है एक राज्य खत्म हुआ, उसका पतन हो गया। ठीक है, अंत हो गया। तो इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में जो है शहरों और गांव में फल फूल रही थी। यानी कि इन सब के बीच भी क्या हो रहा था, जब ये सब चीज़ें चल रही थी उसमें भी लोगों में कलाएं थी, तो कलाओं के बारे में पता चला। दस्तकारियाँ थी, है ना, उत्पादक, और ये जो है अलग अलग जो है शहरों और गांव में जो है ये सब चीज़ें बनती जा रही थी, फल फूल रही थी, यानी कि अच्छा जो है आगे बढ़ रहा था। तो एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। एक लंबे अंतराल के बाद, यानी बहुत समय के बाद क्या हुआ, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है परिवर्तन हुआ। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, यानी कि सामाजिक जो परिवर्तन था हर जगह जो है एक जैसा नहीं था, हर जगह जो है अलग अलग था। क्योंकि समाज अलग होता है, समाज के लोग अलग होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो है अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों में टैलेंट होता है। तो उस तरह से समाज जो है, सामाजिक जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे हुआ और अलग अलग हुआ, सब जगह एक समान नहीं हुआ। क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए। ऐसा ऐसा कैसे और क्यों हुआ ये समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा कैसे और क्यों हुआ, इस चीज़ को जो समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। तो इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज जो है वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था, यानी कि एक नियम के अनुसार जो है समाज पहले से विभाजित था। लोग जो है मतलब जब जानते थे एक नियम के अनुसार जो राजा ने बनाया था, तो उसके मुकाबले जो है लोग जो है एक नियम के अनुसार जो है पहले से बटे हुए थे कि ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए जो ये नियम है, तो बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा जो स्वीकार किए गए थे। तो इससे जो है ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच जो है बहुत, गरीब का जो है बहुत बड़ा फासला था। ठीक है, फासला जो है बढ़ा। और दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में जो है श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया, यानी कि आगे मुगल का, सुल्तानों का जो समाज था वहाँ का श्रेणी वृद्ध जो था बहुत ही ज़्यादा जटिल होता गया, यानी बहुत ही ज़्यादा जटिल होता गया बोले तो। नियम कानून का बढ़ना और इस तरह से चीज़ों को ही बोलते हैं जटिल हो जाना। ठीक है, तो बड़े शहरों से पड़े जनजातियाँ और समाज। ठीक है, समाज के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, ये लोग अलग रह रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका एक अलग समाज हो गया, फिर ये लोग अलग रहते हैं। तो इसी तरह से सब जो है समाज में अलग अलग रहने लगे, ये अलग रहते हैं, ये अलग रह रहे हैं, ये जो है पहले से ही बटे हुए रहते हैं। ठीक है, पहले से ही बटे हुए थे समाज के नियम के अनुसार। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बड़े शहरों से परे जनजातियां समाज, यानी बड़ों शहरों को छोड़ करके हम जनजाति समाज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे किस तरह का माहौल था, किस तरह के लोग थे, क्या करते थे, उसके बारे में जान जाते हैं। ठीक है, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय जो है मौजूद था। उस दूसरा समाज जनजाति को कहा गया है। तो उपमहाद्वीप के कई समाज जो है ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को ही मानते थे। ठीक है, सामाजिक नियमों को और कर्मकांडों को मानते थे। नहीं, कर्म जो करोगे, जो कांड करोगे कर्म कांड, उसके द्वारा जो है जो होगा उसे तुम्हें देखना झेलना पड़ेगा, इस तरह का कुछ होता है। तो और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। ठीक है, मतलब सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। और सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो जो सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को
जो जनजाति समाज था ये जो है नहीं मानते थे, ठीक है। और ना ही वे कई जो असमान वर्गों में विभाजित थे, यानी कि ये अलग अलग समान जो है वर्गों में विभाजित भी नहीं थे। तो अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति कहा जाता है, ठीक है। तो आप जनजाति पूछा जाए तो आप यही बताओगे, जनजातियाँ किसे कहते हैं? जो समाज के नियम कानून को नहीं मानता, कर्मकांडों को नहीं मानता और ना वो असमान वर्गों में विभाजित होता है, यानी कि सब जो है एक ही साथ रहते हैं। तो प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते हैं, ठीक है। नातेदारी यानी कि एक नाते के एक रिश्ते के तरह से वो सब जो है वहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। तो कई जनजातियाँ जो है खेती से अपना जीविकोपार्जन जो है करती थी, यानी कि अपना जीवन यापन को करती थी। और कुछ दूसरी जो जनजातियाँ के लोग थे वो शिकारी संग्राहक, है ना, शिकार करके या संग्राहक या पशुपालक थे, ठीक है। इन्हीं सब में से एक थे। प्रांतः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का जो है पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का जो है मिला जुला रूप अपनाते थे, यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन आसपास उनके मौजूद था उन्हीं चीज़ों को वो इस्तेमाल करने के लिए जो है सबको जो है मिला जुला कर जो है एक रूप अपनाते थे, वो कुछ करने का सोचते थे। तो कुछ जो जनजातियां हैं खानाबदोश थी, खानाबदोश यानी होता है जो एक जगह पे कभी भी टुका नहीं रहते हैं, चलो इसके बारे में अच्छे जानते हैं। और वे एक जगह से जो है दूसरी जगह घूमती रहती थी, ठीक है। ये जो खानाबदोश है इसे बंजारन भी बोलते हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, आगे वर्ड आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो खानाबदोश वो लोग होते हैं जो एक जगह कभी नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर वे घूमती ही रहती है, ठीक है। तो जनजातियां जो समूह है संयुक्त रूप से जो है भूमि और चारागाहों पर जो भूमि है और जो चारागाह यानी कि जहाँ पे जानवरों को चराने वाला जो चारा होता है उस पर जो है नियंत्रण रखते थे, ठीक है। इन सब चीज़ों पे जो नियंत्रण रखते थे कौन? जो जनजाति समूह होते हैं वो। और जो है अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच जो है इनका बंटवारा करते थे। जो उन्होंने खुद एक नियम बनाया था उनके नियमों के द्वारा जो नियम जो बनाए गए थे उनके बीच ही जो है इनका जो परिवार है उनके बीच इनका परिवार को बंटवारा करते थे, ठीक है। इस तरह के करते थे खानाबदोश लोग। तो इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली, यानी कि इस उपमहाद्वीप में जो है बहुत हिस्सों में क्या हुआ, बड़ी बड़ी जो जनजाति थी यानी कि जो समाज से अलग थे, ठीक है, वो जो है बहुत फली फूली यानी कि बहुत आगे तक वो विकसित हुई और आगे तक पहुंची। सामान्यतः बोले तो ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी, यानी कि दुर्गम बोले जहाँ पे लोग जाते नहीं है उस इलाके में जो है ये रहते थे। और कभी कभी जो है जाति विभाजन पर आधारित जो है अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका जो है टकराव होता था, यानी कि कभी कभी क्या होता था जो जाति होते हैं जाति विभाजन यानी कि जाति को लेकर जो अलग करते हैं उस चीज़ पे उसके आधार पे क्या करते हैं अधिक जो शक्तिशाली समाज होते हैं उनके साथ जो है इनका टकराव होता है, यानी कि कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। जो जैसे कि ऊंची जात के लोग आए तो उनसे झगड़ा करने लगे, तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो, यहाँ से हटो, इस चक्कर में जो उनसे टकराव होता था। और कई मायनों में इन जनजातियों ने जो है अपनी आज़ादी को बरकरार रखा, ठीक है। जो जनजाति जो है ये अपना अड़े रहे कि नहीं मुझे जो है किसी गुलाम नहीं करना, जो वो जो है अपनी आज़ादी को जो है वो हमेशा जो है बरकरार रखा और जो है अपनी जो अलहदा संस्कृति को बचाया, यानी कि जो उनकी संस्कृति जो पूर्वजों ने दे रखी थी शिक्षित जो भी शिक्षा दे रखी थी उन चीज़ को है उन्होंने बचाए रखा, ठीक है। लेकिन आगे क्या हुआ, जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपने विभिन्न किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर ही रहे, ठीक है। यानी कि जो वो लोग थे जो जनजाति नहीं थे और जो समाज के लोग थे और जो जनजाति थे दोनों को ही एक दूसरे पे एक समानों के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहना ही पड़ा। और अक्सर ऐसा होता ही है जब हम भी आसपास रहते हैं तो क्या होता है कि कई बार हमें पड़ोसियों की ज़रूरत हो जाती है, कभी कुछ हो गया कुछ घटनाएं घट गई तो पड़ोसी हमारा साथ देते हैं। इस तरह से जो है एक दूसरे पर जो है निर्भर रहते हैं। तो हर कोई जो है हर जगह जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते ही हैं। तो इसी तरह से वो भी थे समाज के लोग और जो है जो जाति के लोग थे वो, तो वो क्या हुआ दोनों जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। और टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह से
टकराव का, यानी कि टकराव और निर्भरता, यानी कि इन दोनों का एक दूसरे से लड़ाई झगड़े भी होते थे, टकराव भी होता था और निर्भरता भी थे, यानी एक दूसरे पे निर्भर भी थे। तो इस संबंध ने क्या किया, दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया, यानी कि दोनों को जो है धीरे धीरे बदलने, जब एक दूसरे से काम भी पड़ेगा तो क्या लास्ट में क्या होगा कि भाई हम जो है एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, है ना, इस तरह समाज में, या तो फिर लड़ाई झगड़ा करके अलग ही हो जाएंगे, लेकिन फिर जो ज़रूरत का सामान है वो कैसे पूर्ति होगी। तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों जो है मिलकर जो है समाज में धीरे धीरे क्या करने लगे, बदलने का काम भी करने लगे, जो बदलने लगे लोग कि चलो ठीक है, ये भी ठीक है, हम जो है मिलजुल के रहेंगे, इस तरह से कुछ हो गया। जनजाति लोग कौन थे, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। जनजाति लोग कौन थे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इतिहास में किस तरह का रचा गया था इसके बारे में, जनजातियों के बारे में वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने, मुसाफिर बोलते हैं जो एक जगह पे रुकते नहीं हैं, ठीक है, तो मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी, ठीक है। इतिहास में जो है इतिहासकारों ने बताया, ठीक है, इतिहासकारों ने बताया कि जो मुसाफिर मिले उन्हें उस टाइम के, तो उन्होंने बताया कि जनजाति के बारे में जो बहुत कम चीज़ें बताई है, बहुत कम जानकारी दी, कुछ जो है अपवादों को छोड़ दे, ठीक है, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजाति जो है, जनजाति लोग भी जो है लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, यानी कि जो जनजाति लोग थे वो भी कुछ लिख करके एक चीज़ जो है, जैसे हम दस्तावेज बना के कुछ चीज़ें लिख के रखते हैं, तो उस तरह से वो लोग जो है नहीं लिखते थे, ठीक है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचित मौखिक परंपराओं का वे जो है संरक्षण करते थे, ठीक है। वो जो है वो लिख करके कुछ भी नहीं रखते थे जो जनजाति लोग होते थे, लेकिन वो जो है समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक, यानी कि वाचिक रूप से को याद रखते थे और मौखिक रूप से जो परंपराएं थी वह संरक्षण करते थे, यानी कि वो जो है बचा कर रखते थे उसको। ये परंपराएं जो है हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी, ये जो है वो हर एक नई पीढ़ी को बताते हुए जाते थे कि हमारा इस तरह से रहा। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े सब जो है वो बताते हैं ना हमारे त्यौहार पे, जैसे दीपावली आ गई, ईद आ गया, होली आ गया, तो हमें उस त्यौहार के बारे में जानकारी देते हैं और उस त्यौहार में क्या करते हैं, क्या मकसद होता है त्यौहार मनाने का, वो चीज़ें हमें बताती है हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। तो उसी तरह से जो हमें ये विरासत में मिलती जाती है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें क्या है विरासत में मिलती है, तो इसी तरह से उनको भी विरासत में मिलती गई। तो आज के इतिहासकार जो है जनजाति का इतिहास लिखने के लिए जो है इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने क्या किया, इन्हीं सब चीज़ों का जो है वाचिक परंपराओं का ही इस्तेमाल करने लगे। तो जनजाति लोग जो है भारत के लगभग कितने हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। जनजाति के जो लोग हैं, ये जो है जनजाति किसे बोला गया है, जो एक जगह पे कभी निर्भर नहीं रहते हैं, आते हैं जाते हैं। जैसे कि तुम्हें मान लो गाँव से कुछ लोग आते हैं, ठीक है, शहर में आते हैं, तो शहर में रहते हैं फिर चले जाते हैं, रुकते तो है नहीं। लेकिन हर क्षेत्र में ये इसलिए पाया जाता है कि किसी भी एक जनजाति का जो है इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है, ठीक है। जो इलाका और प्रभाव है समय के साथ साथ बदलता रहता है, हर जगह का होता है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि दिन पे दिन जो है हर जगह का एक बदलाव बढ़ता रहता है, तो उस जगह का भी जो है जनजाति का इलाका जो होता है, वहाँ का प्रभाव जो होता है समय के साथ जो है वहाँ का भी बढ़ता जाता है, डेवलपमेंट होता है। तो कुछ शक्तिशाली जनजाति का बड़े इलाकों पर नियंत्रण होता है, ठीक है। जो कुछ बहुत बड़ा जिनका ग्रुप होता है जनजाति का, बहुत बड़ा बहुत बड़ी संख्या में लोग रह रहे होते हैं, तो उन इलाकों पे क्या होता है, उस पर उनका नियंत्रण रहता है, ठीक है। जैसे पंजाब और खोखर जनजाति, पंजाब में खोखर जनजाति है, पंजाब में है ये। तो जनजाति ये 13वीं और 14वीं सदी के दौरान, जब 13वीं और 14वीं सदी के दौरान जो है बहुत प्रभावशाली हुआ, यानी कि प्रभावशाली बोले तो एक शक्तिशाली उभर कर आया, ठीक है, प्रभावशाली हुआ, प्रभाव दिखा इस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो है बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। जो गख्खर लोग थे यहाँ के, गख्खर एक नाम दिया गया है वहाँ के लोगों को, तो वो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके जो मुखिया है कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था, ठीक है। जो उनके जो मुखिया है जो कमाल खान, उनके मुखिया कौन है, कमाल खान खग्गर। तो खग्गर को जो है उन्होंने क्या है, खग्गर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया, ठीक है। तो मुल्तान और सिंध में जो है मुगलों द्वारा क्या किया, एक मिनट,
मुगलों द्वारा जो है अधीन कर लिए जाने से पहले लंगार और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत जो है विस्तृत क्षेत्र पर था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है, जो वहाँ के मुखिया थे कमाल खान, गखर, तो गखर को क्या किया, उन्होंने बादशाह बना दिया। ठीक है, बादशाह जो है गखर, एक उन लोगों को कहा गया था एक को, तो उन लोगों में से एक को क्या किया, गखर को बादशाह बना दिया। सॉरी, बादशाह ने बनाया, मनसबदार बनाया। ठीक है, बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया। मनसबदार होते हैं जो जैसे दरबारी टाइप के होते हैं ना, उस तरह से। तो मुल्तान और सिंध में दरबारी भी नहीं कहेंगे, मतलब बोले तो उसको मतलब अपने मनसबदार बोले तो जैसे अपनी कुछ बातें बता देना, उसे मतलब अपने ग्रुप में शामिल कर लेना, उस तरह से होता है। ठीक है, तो चलो इस बारे में भी अच्छे से हम डिटेल में जानेंगे। इसमें नहीं दिया गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुल्तान और सिंध में जो है मुगलों द्वारा अधीन कर लिए गए, यानी कि मुगल के द्वारा क्या लिया, अधीन कर लिया, यानी कि अपना जमा लिया, कब्जा। तो अधीन कर लेने जाने से पहले जो है, अधीन मतलब कब्जा कर लेने से पहले ही लंगा और अरगुन लोग जो था उनका प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था, यानी कि उनका जो है ये सब मुगलों का अधीन करने से पहले ही जो अरगुन लोग थे उनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। और उत्तर पश्चिम में जो है उत्तर पश्चिम में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, बलोच। ठीक है, बलोच नाम का एक जो है जनजाति था। ये लोग जो है अलग अलग मुखियों, एक मिनट फ्रेंड, एक मिनट, मैप में एक बार देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये जनजाति है, यहाँ पे उनका जनजाति का क्षेत्र है, ये सब जो दिखाया गया है आपको। ठीक है, ये जो है यहाँ पे जो है जनजाति जो है वो रहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक नया जो है शक्तिशाली जनजाति कौन थी, बलोच। ठीक है, बलोच एक नया जनजाति था। ये लोग जो है अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ठीक है, किसमें, कुलों में बटे हुए थे। तो पश्चिम हिमालय में, पश्चिम की तरफ जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय में गढ़ियों की जनजाति रहती थी। किसकी, गट्ठी गढ़ियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व में, उत्तर के पूरब में भारत पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति का भी पूरी तरह से जो है प्रभुत्व था, यानी कि उन्होंने जो है पूरी तरह से अपना एक कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो मौजूदा बिहार और झारखंड के जो कई इलाकों में 12वीं सदी के समय पे क्या हुआ, चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। ठीक है, कब, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में क्या हुआ, 12वीं सदी के दौरान जो है 12वीं सदी तक जो है चेर और सरदार शाहियों, जो सरदार शाही थे उनका जो उदय हो गया, यानी कि उनका जो है स्थापना हो गया। तो बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा थे मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर जो है हमला किया और उनको जो है परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, और माल तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं कर पाए। ठीक है, अधीन जो है नहीं बना पाए, यानी पूरी तरह से अपना कब्जा नहीं जमा पाए। तो औरंगजेब के समय में जो है मुगल सेनाओं ने चेर लोगों को कई इलाकों पर कब्जा किया। जो औरंगजेब के समय में क्या हुआ, मुगल के जो सेनापति थे, सेनाओं ने क्या किया, चेर लोगों को, चेर नाम का एक जगह है, तो चेर के लोगों पे जो है कई किलों पर, उनका जो किला था वहाँ पे कई किलों पे जो है कब्जा किया, और जो है जनजाति को जो है अपना अधीन बना लिया, यानी कि अपने तरफ कर लिया, उन पे कब्जा कर लिया। तो इस क्षेत्र में रहने वाले जो महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा, एक महत्वपूर्ण जनजाति किसे कहा जाता है, मुंडा और संताल बोलते थे। ठीक है, तो यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, कहाँ, उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, बिहार और झारखंड के अलावा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया,
कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों पे जो है कोली, बैराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे ये, ठीक है। बहुत सारे जो है निवास स्थान थे। कोली लोग जो है गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, ठीक है। कोली लोग जो है गुजरात में कई इलाकों में रहते थे, और कुछ और दक्षिण में जो है कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों का जो है विशाल आबादी थी, ठीक है। मतलब इस तरह से फैला हुआ था जनजाति, कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था वो आपको मैप में भी अभी मैंने दिखाया, तो अभी फिर से दिखाती हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। तो भीलों की बड़ी जनजाति, एक भीलो नाम का भी एक बड़ी जनजाति है। तो जनजाति जो है पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। मध्य भारत बोले तो बीच का जो है, नीचे का और ऊपर का बीच का जो एरिया रहता है वहां से, ठीक है। तो मध्य भारत में फैली हुई थी, और 16वीं सदी का अंत आते आते हमने देखा 12वीं 13वीं और 14वीं 15वीं सदी को हर चीज देख लिया, इतना कुछ हो रहा था। तो 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर यानी जो खेती करने लगे, और यहाँ तक का खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। यानी कि जमींदार उसे बोलते हैं जिसका कब्जे में जमीन आ जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है। तो उन्होंने कब्जा कर लिया और जमींदार बन चुके थे, ठीक है। और खेतीहर जो बहुत लोग खेती करने लगे थे। तब भी भीलों के कई कुल, जो भीलो जो जनजाति थी, उनको कई जो कुल थी वो शिकारी संग्राहक बने रहे। यानी कि उनके जो बहुत सारे जो कुल में और भी लोग थे वो शिकारी संग्राहक ही बने रहे, शिकार करते थे और संग्रह करते थे। फलमुंद का जो फल फूल होते हैं उन्हीं को जो है कंदमूल को इकट्ठा करते थे, वही खाते थे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो है गोंड लोग जो है बड़ी तादाद में फैले हुए थे। गोंड नाम का एक अलग जो है लोग है, ये कहाँ पे आंध्र प्रदेश में फैले हुए थे, बहुत बड़ी तादाद में जो है फैले हुए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये कब्जा कर लेते थे जमीन पे, घर पे, और इस तरह से भगाते थे भी, ठीक है। चलिए, और जो आपको मैंने बताया गुजरात में देखो, यहाँ पे अरगुन, कोली, जाटवास और भील, वसूची, लंगा, जंजुहा, खोखर, ये सब जो है देखिए जम्मू कश्मीर के ऊपर आ गया। जम्मू कश्मीर नहीं, पंजाब के साइड आ गया, और ये हमारा गुजरात में आ गया है, ठीक है। ये हमारा इस साइड अब अरब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये सारी जगह पे जो हमारा फैला हुआ है, ये सब आप देख सकते हो। हर जगह जो है इस तरह से फैला हुआ है। पश्चिम में और इधर पश्चिम में, पूरब में, हर जगह जो है उन्होंने अपना जो है जनजाति का फैला हुआ था। बड़े बड़े कुछ जो है समूह थे। चलिए नेक्स्ट देखो, रात में भी लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। ये हिरण का शिकार, कुछ लोग जो है शिकार ही करके अभी तक खाते थे, इसलिए ये देखिए शिकार किस तरह से कर रहे हैं। देखिए रात में ये शिकार कर रहे हैं, ये रहा हमारा हिरण को शिकार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे, ठीक है। खानाबदोश और घुमंतू लोग, ये भी वही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे इस बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो किस तरह से रह रहे हैं। ये मतलब जो है पूरी अपनी जो कुटिया को उठा करके, यानी सारा सामान बोरी में बांध करके, सारा झोला झपटे उठा करके निकल पड़ते थे, और जहाँ इनको जगह मिलती थी वहीं जाके बस जाते थे, चलते चलते जाते थे, ठीक है। इनका कोई ठिकाना नहीं होता था, एक ठिकाना नहीं होता था। खानाबदोश जैसा कि उनको बताया वो घूमते रहते थे। घुमंतू भी उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो घूमते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे, ठीक है। खानाबदोश जो है अपने जानवरों के साथ बहुत दूर दूर तक घूमते रहते थे। उनका जीवन जो है दूध और अन्य पशु चारे उत्पादों पर निर्भर था, यानी कि दूध निकालने में और पशु को चारा वारा खिलाने में, उसका जो है अच्छे से ध्यान रखने में, उत्पादक अच्छा बढ़ाने में, उसी सब में जो है निर्भर रहते थे। वे जो है खेतीहर, गृहस्थ यानी कि अपना जो है घरों में ही और खेतों में ही के मतलब उन्हें अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए जो है ऊन, घी इत्यादि का जो है विनिमय भी करते थे। यानी कि इसी तरह से वो इन्हीं सब चीज़ों का जो है घी बनाना, ऊन बनाना, कपास की खेती वगैरह कर लेते होंगे, इसलिए तो ऊन निकालते होंगे ना।
तो खेती पे, गृहस्थी पे, इन्हीं सब चीज़ों पे जो है निर्भर थे वो। इन्हीं सब चीज़ों से वो बेच के पैसा भी कमाते थे। ठीक है, तो कुछ खानाबदोश जो है अपने अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। यानी कुछ जो है खानाबदोश वो जो है अपनी जो जानवर होते थे उन पर सामान ढोने का भी काम करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह जो है आते आते हुए समाजों की खरीद फरोख्त करते थे। यानी कि खरीद फरोख्त, ये एक नया वर्ड है, उर्दू भाषा है ये। तो इसका मतलब होता है इसका मतलब इसमें नहीं दिया हुआ, 1 मिनट फ्रेंड्स, में से मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, मतलब आप इस तरह से लेके चलो कि एक जगह से दूसरी जगह वो आते जाते जो है वे समाजों की खरीद फरोख्त करते थे। यानी कि हर तरह का जो ध्यान रखना और हाँ, हर चीज़ में बोलते एक निगरानी रखते थे। ठीक है, उस तरह से। अब देख, एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है, इसे छोड़ना नहीं है, इसको जैसे मैं बैक आई हूँ। चलो, घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। ठीक है, घुमंतु जो व्यापारी थे, जो इनकी जो श्रृंखलाएं थी भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ जो है मेवा इकट्ठा करके उन ऊँटों पर लादा जा रहा था। जो मेवा को इकट्ठा करके ऊँटों पर लादा जा रहा था, और मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे, और बंजारे एवं अन्य व्यापारी जो है उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। मतलब इस तरह से जो है व्यापार करते थे वो, इसमें बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है खानाबदोश और भ्रमशील समूह, ये क्या होते थे? तो खानाबदोश घुमंतु लोग हैं, उनमें से जो है कई पशुचारी होते हैं जो अपनी जो है रेवड़ और पशुवृत्ति के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। ठीक है, घूमते हैं, और इसी तरह जो है दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं जो मतलब नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं, और तमाशा बीन है जो तमाशा नाटक करते हैं, और भ्रमशील समूह अपना अपना जो है काम धंधा करते रहते थे। ठीक, करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते थे। यानी कि वो कभी रुकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा जो है हमेशा करते रहते थे। तो खानाबदोश और भ्रमशील समूह जो है दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्होंने पिछले साल जो है दौरा किया था। यानी कि फिर से जब वहाँ से लौट कर भी आते हैं वो, ऐसा नहीं कि वहीं ठहर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। ठीक है, बंजारा लोग जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा व्यापारी है, वो खानाबदोश थे। उनका जो करवा था, यानी कि टांडा कहलाता था। क्या कहते थे? करवा को टांडा कहते थे। तो सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी, ये अध्याय 3 में हमने पढ़ा था। तो बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। ठीक है, जो बंजारे इन्हीं लोगों का जो है इस्तेमाल करते थे अनाज को मतलब ढोने के लिए, और उस जगह से एक जगह से दूसरी जगह बाजार तक जो है पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि यानी उसमें अपने ध्यान से अच्छे से लिखा हुआ है कि जो बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। ठीक है, जो बंजारे होते हैं विभिन्न इलाकों से अपने मतलब बैलों पर जो है अनाज लेकर जाकर शहरों में बेचते थे, और सैन्य जो है अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए जो है खदानों की ढुलाई का काम करते थे। ठीक है, किसी भी विशाल सेना के लिए जो है एक यानी कि यहाँ पे बोला किसी भी विशाल सेना के लिए 1.0000 बैल अनाज ढोते होंगे। यानी कि ये कितना हो गया?
यानी कि 1 लाख तक जो बैल जो है अनाज ढोते होंगे, इतना अंदाजा लगाया गया। चलिए कुछ बंजारे के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। चैप्टर जो है काफी लंबा है। चलो बंजारे के बारे में हम पढ़ लेते हैं कुछ। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वर्णन किया, ठीक है। एक जो है 17वीं शताब्दी में जो आरंभ में जो है भारत आने वाला जो एक अंग्रेज था, वह हमारा देश गुलाम हुआ था। रीज़न यही था कि अंग्रेज आए थे व्यापारी करने के लिए, मसाला बेचने के लिए, लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने अपने बाज़ार के बारे में क्या देखा था, कैसे देखा था, उनके बारे में ये बता रहा है। तो चलो सुन लेते हैं क्या है। तो सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक, मतलब वो अपनी सफ़र बता रहा है किस तरह से हुआ। तो सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भरवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे जो है सदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उन जगह ले जाते हैं, मतलब उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ वह महंगा मतलब बिक जाए। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन जो है पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। इस तरह से इनकी कुछ कहानी थी बंजारे लोगों की। उन्होंने बताया किस तरह से जो बंजारे लोग होते हैं वो किस तरह से उनका जीवन यापन करते हैं, किस तरह से सामानों का ढुआन करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो जो है चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो इसे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करते हैं। तो ये टॉपिक जो हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे के टॉपिक जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो कई जो पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालते पोसते और संपन्न लोगों के साथ जो है उन्हें बेचने का काम करती थी। यानी कि जानवरों को पालते थे और ना बाद में जो है पालकर बेच देते थे। तो छोटे मोटे फेरी वालों की भी विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में जो है भ्रमण करती रहती थी। एक जगह जो जाति होती थी छोटी मोटी, वो गाय बैलों को बेचने के लिए या फिर ऐसे ही एक जगह से एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे सामानों को बेचने के लिए या फिर घूमने के लिए, या फिर बोलेंगे जैसे वो भी जो है दूसरी जगह पे भ्रमण करते थे। ये लोग जो है रस्सी सरकंडे की चीज़ें, पहले ये सब चलता था, सरकंडे की चीज़ें, रस्सी वगैरह जो है, जूट वगैरह वो सब बनाते थे। तो फूस की चटाई पहले चलता था ये सब, और मोटे बोरे जैसे कि माल बनाते, और यानी कि मोटे बोरे बोले तो वो जो जूट के बोरे होते हैं ना, आपने देखा होगा ब्राउन कलर का होता है, चॉकलेटी कलर का जूट का, वही मोटे बोरे उसको बोला जाता है। जैसे ये माल बनाते हैं और जो है बेचते थे। कभी कभी जो है भिक्षुक लोग, यानी जो भिक्षु जो भिखारी होते हैं, तो वो लोग भी जो है घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। जो भिखारी होते हैं वो भी सौदागर घुमंतु बन जाते थे। घुमंतु का मतलब भी वही होता है, जो जनजाति है, खानाबदोश है, घुमंतु है और बंजारन है, ये सारा जो है एक ही मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने वाले, ठीक है। इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। तो नृत्यक को जो नाचने वाले होते हैं और गायकों जो गाते हैं और अन्य तमाशा बिनो, यानी कि जो तमाशा नहीं, जो नाटक करते हैं, नाटक करके जो पहले दिखाते थे खेल वगैरह, वो सब लोग। तो ये सब लोग जो है, इनकी जो जातियां थी वो जो है विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए जो है अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। यानी कि ये जो है अलग अलग गांव में जाते थे और अपनी कला का प्रदर्शन करते, अपनी कला को दिखाते थे और जो है
उनसे वो कमाते थे, ठीक है, जिनसे उनका जीवन यापन होता था, ठीक है। ये देखिए ये सोने का कैसा हमारा मगरमच्छ है ये देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है काश्य मगरमच्छ, ठीक है, यानी काशा का बना हुआ मगरमच्छ है ये। कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा, यानी उड़ीसा में जो है कोंड जनजाति, उनका एक जो है छवि दिखाया गया है इस तरह से कुछ, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणी, ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। अभी जो है इतना ही, तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपने अगर फर्स्ट चैप्टर आपने देख लिया फर्स्ट वीडियो, तो सेकंड को ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से पूरी चैप्टर अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।